औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, टार्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम। और आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू टार्क। इस चैप्टर में हम टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स रोटेशनल मोशन से रिलेटेड हैं। हमारा आज का टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है और इसको टा से डिनोट करते हैं। टा, इसकी नोटेशन है टा। डेली लाइफ में हम कई सूरतों में टार्क को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। कहीं टार्क हमें रोज़ाना कहीं ग्रेविटी को कैंसिल करता हुआ नज़र आता है, कहीं टार्क की मदद से हम कोई वेट लिफ्ट कर रहे होते हैं, और कहीं टार्क की मदद से कोई नट लूज या हम नट कोई टाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक बच्चा लट्टू प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये लट्टू अगर स्टेशनरी हो तो ये गिर जाएगा, या इस तरफ गिर जाएगी, इस तरफ, लेकिन ये इस तरह इस छोटे से पॉइंट के ऊपर खड़ा नहीं रह सकता, बैलेंस नहीं रह सकता। तो लेकिन जब ये घूम रहा है तो ये बिल्कुल स्टेबल खड़ा है, ये ग्रेविटी से आज़ाद हुआ हुआ है। तो ये टार्क का कमाल है। दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक व्हील है। अगर इस व्हील को हम ऐसे स्टेशनरी खड़ा कर दें तो ये फौरन गिर जाता है, ये इस तरफ गिर जाता है, ये उस तरफ गिर जाएगा, ये स्टेबल नहीं होगा। लेकिन इस व्हील को अगर हम खड़ा करके थोड़ा सा पुश कर दें इस तरह के, ये आगे मूव करे, तो फिर ये जब तक मूव कर रहा है तब तक ये गिरेगा नहीं, बल्कि स्टेबल चलता रहेगा। इसी तरह बाइक बाइक की एग्जांपल, बाइक जब तक चलती रहती है तो स्टेबल रहती है, लेकिन जैसे आप रोकते हैं तो उसको साइड स्टैंड पे लगाना पड़ता है या डबल स्टैंड पे लगाना पड़ता है। तो ये भी टार्क का कमाल है। तीसरी एग्जांपल हमारे पास लीवर की है। लीवर की मदद से हम ऐसे लोड भी उठा लेते हैं जो नॉर्मली हम हिला भी नहीं सकते, और लीवर की मदद से बहुत आसानी से हम उन्हें लिफ्ट कर देते हैं। तो ये भी टार्क का कमाल है। तीसरी एग्जांपल, बल्कि ये चौथी एग्जांपल है, एग्जांपल 4, हमारे पास स्पेनर की है। हम नॉर्मली हाथ से हम किसी भी नट को नहीं खोल सकते, लेकिन वही नट किसी भी स्पेनर से बड़ी आराम से खुल जाता है। और ख़ास तौर पे अगर स्पेनर की लेंथ हम जितनी बढ़ाते जाएंगे इतना इजीली नट जो है वो टाइट हो सकता है, या इतनी आसानी से लूज हो सकता है जितनी उसकी लेंथ हम ज़्यादा करते जाते हैं। तो यहाँ भी टार्क का फर्मा है। पांचवें नंबर पे हमारे पास एक जेरोस्कोप है। जेरोस्कोप एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का आला है जो ग्रेविटी से आज़ाद हो जाता है अपने स्पिन की वजह से। बहुत हाई स्पीड से ये स्पिन कर रहा होता है और ग्रेविटी से बिल्कुल आज़ाद हो जाता है। तो ये एयरक्राफ्ट के अंदर यूज़ होता है और डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं। लेकिन ये है कि इस यहाँ भी टार्क की वजह से ही ग्रेविटी से आज़ाद होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे कि टार्क इन चीज़ों में किस तरह से हमें इफेक्ट करता हुआ नजर आए। तो स्टूडेंट्स, टार्क की डेली लाइफ में एग्जांपल्स हमने देख ली। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो टार्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टार्क कहते हैं, टार्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। टार्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। और इसको दूसरी डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। टार्क इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ फोर्स। हमने पहले भी कहा है कि टार्क रिलेटेड है रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स से, रोटेटरी मोशन से रिलेटेड क्वांटिटी है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं।
ये एक स्केल है जिसको आपने यहाँ से इसको कील लगा के या हाथ से प्रेस करके रखना है। जब आपने इसको यहाँ पे कील लगा दिया तो ये इसका बन गया एक्सिस। इस एक्सिस के गिर्द ये स्केल यहाँ पे मूव कर सकता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन उसको मूव करने के लिए आपको यहाँ से फोर्स लगाना पड़ेगी, ये फोर्स। तो अगर ये फोर्स आप यहाँ से लगाएंगे, फोर्स की क्वांटिटी चेंज नहीं करते बल्कि पोजीशन चेंज कर देते हैं। ये इसके जो एक्सेस है उससे डिस्टेंस आपने कम कर दिया, तो इसके अंदर जो मूवमेंट बनेगी, टर्निंग इसके अंदर आएगी, वो कम हो जाएगी, ये मुश्किल से रोटेट होगा। अगर आप ये डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा, तो आप यहाँ तक आ गए। जितना आप इस एक्सिस से दूर होकर फोर्स लगाते जाएंगे इतना ही ये ज्यादा एफिशिएंटली रोटेट करेगा। तो हम यहाँ से इस तरफ का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं आर, मोमेंट आर्म कहलाता है ये है आर। यानी टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जितनी इसकी लेंथ ज्यादा होगी इतना ही टार्क ज्यादा होगा। दूसरी बात, फोर्स अगर यहाँ पे खड़े हैं तो आप कम फोर्स लगाएंगे तो ये कम घूमेगा, ज़्यादा फोर्स लगा दें तो ये ज़्यादा स्पीड के साथ घूमेगा, मज़ीद फोर्स लगा दें तो ये, यानी फोर्स के साथ तो ऑब्वियसली जितनी फोर्स लगाएंगे तो इतना टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा पैदा होगा। तो यहाँ पे टार्क जो है फोर्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें नज़र आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब एक और चीज़ रह जाती है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्केल को हम एक लाइन से रिप्लेस कर देते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा। ये पॉइंट है जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं और ये उसका एक्सेस है, एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स अगर हम फॉर एग्जांपल फोर्स हम लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, यानी ये फोर्स की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट जो इसके बिल्कुल पैरेलल होगा, ठीक है ना, और एक कंपोनेंट बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए ये तो साफ सी बात है ना, ये इस तरफ से हमने फिक्स किया हुआ है, फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, तो ये इस डायरेक्शन में तो मूव ही नहीं कर सकता ना, तो वो मूव कहाँ करेगा, ऐसे घूमेगा। तो फोर्स के इसको हम ब्रेक करते हैं इसके कंपोनेंट्स के अंदर, एक ये कंपोनेंट आ गया, दूसरा ये कंपोनेंट। तो इसमें कौन सा कंपोनेंट इसको घुमा रहा है, हमें ये देखना होगा कौन सा कंपोनेंट इसको घुमा रहा है। ये फोर्स है एफ, ये एफ है, ठीक है, और ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब बात ये है कि ये हमें कैसे पता चला कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा एक रूल आपको बताते हैं। आपका ये जो वेक्टर है ना, आर वेक्टर, इससे आप सीधा निकल जाएं, जिस पॉइंट पे आपकी फोर्स लग रही है उससे आगे निकल जाएं। निकल गए आगे, ठीक है। अभी अब फोर्स आपकी यहाँ खड़ी है, ये फोर्स लगी हुई है, अब आपने क्या करना है, फोर्स की तरफ जाना है, इस वेक्टर से फोर्स की तरफ जाना है, तो ये एंगल होगा थीटा, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है फिर ये इस एंगल के साथ जो इसके साथ
एडजेसेंट जो है साइड वो इसकी बेस होती है, और जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। यानी इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अगर हम इसको इस वेक्टर को रिप्लेस करके यहाँ ले जाएं, और ये ये वेक्टर अब यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया, एफ वाई, और ये वाला एफ एक्स। जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, टार्क प्रोड्यूस कर रहा है, वो कौन सा कंपोनेंट कर रहा है? वो ये वाला कंपोनेंट नहीं कर रहा, वो ये कंपोनेंट कर रहा है जो इस आर के एग्जैक्टली जो परपेंडिकुलर है, यानी एफ वाई। तो एफ, अभी जो हमने ये लिखा था कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी यूज होगी? सारी मैग्नीट्यूड नहीं यूज नहीं होगी। अगर फोर्स डायरेक्ट इस तरह लगी हुई है, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर लगी हुई है, तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा। लेकिन अभी जो जो इस कंडीशन में जो हमने इसको ड्रॉ किया है कि किसी एंगल के साथ हम फोर्स लगा रहे हैं, तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ वाई है। इस कंडीशन में ये एफ वाई यानी फोर्स के वाई कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब फोर्स का जो वाई कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा, इतना ही टार्क भी ज्यादा होगा। यानी दूसरे लफ्जों में, ये जो एंगल है इसको हम यूज करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ साइन थीटा। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है, क्योंकि एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अगर हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड पता हो और उसके एंगल पता हो, तो हम एफ वाई इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ साइन थीटा के। अब इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। अच्छा, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क है, टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो हमें टार्क की यहाँ से मैग्नीट्यूड मिल जाएगी इस फार्मूले से। तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, फिर से इसको बता देते हैं कि फोर्स का दो कंपोनेंट होते हैं। फोर्स का वो कंपोनेंट जो एक्सिस में से पास करे। ये देखें, ये एफ एक्स है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ये कहाँ से पास कर रहा है? एक्सिस से। फो, अगर एक्स फोर्स का कोई कंपोनेंट एक्सिस से पास कर रहा हो, तो वो टार्क प्रोड्यूस नहीं करता। यहाँ पे अगर आप पुट करके देख लें, तो एफ साइन जीरो आप पुट करेंगे तो वैसे टार्क जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आप एफ साइन 90 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, मैक्सिमम टार्क आ जाएगा। जितना एंगल ज़्यादा होगा, 90 होगा, तो मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस होगा, और ज़ीरो पे ज़ीरो टार्क होगा, और इसके दरमियान इसकी वैल्यू चेंज होगी। यहाँ ये चीज़ नोट करने वाली है कि आर जो है ये पोजीशन वेक्टर है। आर वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर मल्टीप्लाई हुए हैं, और और उसमें से फोर्स का एक वेक्टर कंप्लीट मल्टीप्लाई हुआ है, और दूसरे का वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये तो एग्जैक्टली डेफिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की। तो जो इस तरह से आपके पास जो वेक्टर आएगा, आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा, वो भी वेक्टर ही होगा। यानी ये तो सारी मैग्नीट्यूड आपको मिलेगी, इससे मैग्नीट्यूड मिलेगी, लेकिन साथ में आपको एक यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करेगा, यूनिट वेक्टर, तो वो भी लिखना पड़ेगा कि ये किस डायरेक्शन में है। तो इसकी नो तो टार्क वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तीसरा वेक्टर जनरेट हो रहा है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, आर क्रॉस एफ। इसको लिखते हैं आर क्रॉस एफ, टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो ऐसे लिख लेते हैं वेक्टर्स का
क्रॉस प्रोडक्ट है। तो दो वेक्टर्स का अगर प्रोडक्ट भी वेक्टर हो तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो टार्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। तो एन वेक्टर जो एन है ये यूनिट वेक्टर है, इसकी अपनी मैग्नीट्यूड 1 होती है, लेकिन ये वेक्टर की डायरेक्शन देता है। ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस सी जेड के यूनिट वेक्टर। तो ये इसका ये कोई वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, जो इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टार्क के वेक्टर की डायरेक्शन ये बता देगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं टार्क की डायरेक्शन हम डायग्राम से। ये आर है इसकी डायरेक्शन, और यहाँ पे फोर्स फॉर एग्जांपल लग रही है वर्टिकली फोर्स लग रही है। तो अब दोनों फोर्स ये वेक्टर आर और ये वेक्टर एफ दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से हम तीसरा वेक्टर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको उसकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। उसका एक तरीका तो ये है कि हम राइट हैंड की फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे ऐसे, यानी आपकी फिंगर्स यहाँ से पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जाएंगी, तो आपका अंगूठा एग्जैक्टली इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर। यानी थर्ड वेक्टर जो है आपका ये आउटर प्लेन के ऊपर यहाँ पे आ रहा है, ये पे इससे बाहर की तरफ आ रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क हो तो उसका उसका एंटी क्लॉकवाइज टार्क का जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है, और इसको पॉजिटिव लेते हैं। आउटवर्ड एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आउटवर्ड। और अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही हो तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। ये नेगेटिव इसको लेते हैं और इनवर्ड होता है। इस वेक्टर की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, यानी अंदर की तरफ होगी। दूसरा जो रूल है वो स्क्रू रूल कहते हैं उसे। यानी स्क्रू को अगर आप ये कोई भी स्क्रू है तो इसको स्क्रू को अगर आप यूं टर्न करेंगे तो ये बाहर आएगा, यानी ये बाहर निकलना शुरू कर। जिस डायरेक्शन में स्क्रू मूव कर रहा है वो डायरेक्शन है वेक्टर की, थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन है, और टार्क की डायरेक्शन है एक्चुअली वो। यानी अगर आप स्क्रू को लूज कर रहे हैं तो स्क्रू जिस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इस तरफ से आप इस तरफ घुमा रहे हैं स्क्रू को, तो स्क्रू बाहर आ रहा है, तो आउटर ये है टार्क है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, आउटर है, पॉजिटिव है। अगर आप इसको इस डायरेक्शन में स्क्रू घुमाएंगे तो ये टाइट होगा, किसी लकड़ी के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा, टाइट होगा, तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी और इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो ये दूसरा प्रोसीजर है। एक राइट हैंड रूल है इसकी डायरेक्शन फाइंड करने का, दूसरा है स्क्रू रूल है। तो दोनों राइट हैंड रूल लिख लेते हैं। नंबर 2 स्क्रू रूल। तो ये दो रूल्स आप यूज करेंगे टार्क की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। अब अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ हो वेक्टर आर वेक्टर फॉर्म में, कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन हो, और फोर्स भी कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन हो, तो फिर टार्क कैसे फाइंड करेंगे उसका भी तरीका निकाल लेते हैं। तो इसको फॉर एग्जांपल जनरल इसको लिखते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के यूनिट वेक्टर ए बी सी। ठीक है, इसको बल्कि ऐसा कर लेते हैं A1
B1 और C1, ये एक वेक्टर है। ये दूसरा वेक्टर है A2 I प्लस B2 J यूनिट वेक्टर प्लस C2 K यूनिट वेक्टर। ये दो वेक्टर गिवन है। तो अब हमें टार्क जो फाइंड करना है वो टार्क इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। टार्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? हम, ये बहुत आसान है। हम कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ डिटर्मिनेंट का मेथड हम यूज़ करेंगे। I J और K, ये हम पहली रो में आई जे के लिखेंगे, दूसरी रो में जो पहला वेक्टर है, पहला वेक्टर आर होता है, आर क्रॉस एफ है। वेक्टर प्रोडक्ट में आर क्रॉस एफ में बड़ा फर्क होता है, सॉरी इसकी इसके ऑर्डर का बड़ा फर्क होता है। आर क्रॉस एफ इज नॉट इक्वल टू एफ क्रॉस आर। तो अभी यहाँ में आर क्रॉस एफ लिखा हुआ है, तो इसलिए पहले आर वेक्टर लिखेंगे, इनके उस वेक्टर के जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं कंपोनेंट्स के वो लिखेंगे। A1 B1 C1। और अब दूसरा फोर्स का वेक्टर है, तो A2 B2 और C2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये, इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे। इसका अभी शार्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। आई इंटू ये यूज़ हो जाए, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। B1 C1 B2 C2, B1 C1 B2 C2। और यहाँ पे माइनस जे होगा, जिस तरह के डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी है। तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल होगी। A1 C1 A2 C2, A1 C1 A2 C2 और प्लस जे इंटू ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये रो भी कैंसिल हो जाएगी, और बचेगा क्या? A1 B1 A2 B2, A1 B1 A2 B2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस तरह से आएगा। A3 I यूनिट वेक्टर प्लस B3 J यूनिट वेक्टर प्लस C3 K यूनिट वेक्टर। तो अब आपके पास ये तीसरा जो वेक्टर आया है वो है टार्क। कंपोनेंट्स की, उसके अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में A3 I यूनिट वेक्टर प्लस B3 J यूनिट वेक्टर प्लस C3 K यूनिट वेक्टर। आगे चल के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल में हम इसी प्रोसीजर से टार्क फाइंड करेंगे अगर हमें दोनों वेक्टर्स कंपोनेंट की फॉर्म में दिए हुए हो तो। इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल को फाइंड किया जा सकता है। सारी वेक्टर मैनिपुलेशन है, यानी R और F के दरमियान एंगल क्या है, तो ये भी फाइंड किया जा सकता है। उसका उसका फार्मूला है R क्रॉस, सॉरी इसको मिटा देते हैं। R क्रॉस F, ये आपने लिया जो कि टा होता है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है आपने। फिर R का मैग्नीट्यूड लेना है मल्टीप्लाइड बाई F का मैग्नीट्यूड लेना है, और साइन थीटा ये इसके बराबर होता है। तो जो हम सॉल्व कर रहे थे वो बेसिकली था क्या? वो ये मैग्नीट्यूड थी, यानी इस टार्क की मैग्नीट्यूड थी। ये टार्क है टा। तो अगर हमने इसकी
इसका एंगल फाइंड करना हो तो उसके लिए ये होता है साइन थीटा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई आर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई एफ मैग्नीट्यूड, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स आर क्रॉस एफ मैग्नीट्यूड अपॉन आर मैग्नीट्यूड एफ मैग्नीट्यूड। दोनों की अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल के और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और साइन का इन्वर्स ले लेना है, तो एंगल आपके पास आ जाएगा। तो ये एंगल सॉल्व हो जाएगा जो हमने यहाँ पे ड्रा किया था, ये वाला एंगल, ये एंगल आपको मिल जाएगा कि ये किस एंगल के साथ एक दूसरे की फोर्स लगी हुई है। अच्छा, तो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टार्क की यूनिट के बारे में। टा इज इक्वल टू एफ इंटू ऐसे एफ इंटू आर। अच्छा, आर की जगह हम डी भी लिख सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। तो आर इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पे फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्टेंस है तो उसकी है मीटर। तो टार्क की यूनिट है न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ टार्क इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर टार्क न्यूटन मीटर में मेजर किया जाता है। अब हम बात करते हैं, ये था यूनिट, और अब बात करते हैं डायमेंशन की। टार्क की डायमेंशंस वो भी इसी फार्मूले से आएगी, एफ टा इज इक्वल टू एफ। हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इसलिए क्रॉस लगाने की या साइन थीटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायमेंशन सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम एफ आर लिखते हैं या एफ डी लिखते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एफ किसके बराबर होता है, एम ए के। एफ इज इक्वल टू एम ए। एम ऐसे लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। इसको भी ऐसे लिखना चाहिए था, बहरहाल चलो। और ए, और आगे क्या है, डिस्टेंस आर। अब आसानी से आ जाएगा हमारे पास। एम तो कैपिटल एम मास आ जाएगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है, वो एल पर टी स्क्वेयर, यानी एक्सेलरेशन होता है किसके बराबर, एस यानी वी अपॉन टी का स्क्वेयर। और वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी किसके बराबर होगा, एस अपॉन टी, ये सॉरी एस अपॉन टी। तो ये एल अपॉन टी, और फिर इसके अंदर जब पुट करेंगे दोबारा एक और टी लग जाएगा, तो एक्सेलरेशन का हो जाता है एल अपॉन टी स्क्वेयर। या इसको ऐसे लिखते हैं, एल टी, ऐसे ऐसे लिखते हैं। तो हम ये प्लग इन करते हैं इसके अंदर एक्सेलरेशन का, एल टी माइनस टू, और ये क्या है, फिर एल है लेंथ का। तो टार्क का जो डायमेंशन के लिए ये यूज़ करते हैं, वैसे ये हम मिस कर गए ना।
एम एल स्क्वेयर पर टी स्क्वेयर -2 होगा ये। तो ये है इसका डायमेंशन, टार्क की डायमेंशन है। हमने टार्क की एग्जांपल्स, उसकी डेफिनेशन, डेरिवेशन, डायरेक्शन, डायमेंशन सब डिस्कस कर लिया। एक चीज़ हम मिस कर गए जो हमें शुरू में बतानी चाहिए थी या बीच में कहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन अभी अभी उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो है कंपैरिजन लीनियर वेलोसिटी और रोटेशन, लीनियर मूवमेंट और रोटेशनल मूवमेंट के दरम्यान कंपैरिजन है, वो हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। लीनियर और रोटेशनल मोशन है। तो ये पहले का था लेकिन हम मिस कर गए इसको। लीनियर में जो डिस्प्लेसमेंट है लीनियर मोशन में, उसको हम एस से डिनोट करते हैं, और रोटेशनल मोशन में उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। लीनियर मोशन में वेलोसिटी v होती है और रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी ओमेगा होगी। इसी तरह लीनियर एक्सेलरेशन a होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा होता है। यहाँ बात आ गई फोर्स की। जब फोर्स लगती है तो वेलोसिटी चेंज होती है, जिसको हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। इसके मुकाबले में रोटेशनल मोशन में जो चीज़ है वो है टार्क। ये हमें शुरू से डिस्कस करना चाहिए था। चलें, बहरहाल मसला नहीं है, अभी से इसको देख लें। अभी तो टार्क जब प्रोड्यूस होगा तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, यानी अगर रेस्ट पे है तो वो घूमना शुरू करेगा, अगर घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी या बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। यानी सीधा सीधा एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा टार्क, जिस तरह के लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है फोर्स। तो ये उसके कोरिस्पोंडिंग क्वांटिटीज हैं, लीनियर मोशन की और एंगुलर मोशन की। अब हमने शुरू से जो एग्जांपल्स डिस्कस की थी कि ये एग्जांपल्स हैं और ये टार्क की वजह से हैं, तो अब हम वहाँ देख लेते हैं कि टार्क उसमें कैसे इन्वॉल्व है, और फिर आज आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ठीक है जी। तो ये रहा लट्टू। इसको नॉर्मली इसके ऊपर फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, इसको वेट इसको नीचे की तरफ खींच रहा होता है, ग्रेविटी इसको स्टेबल नहीं होने देगी, इसको नीचे गिरा देगी। लेकिन इसको टार्क कैसे बैलेंस करता है, बात ये है सोचने वाली। देखें, अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है तो राइट हैंड रूल से आप निकालें टार्क की डायरेक्शन क्या होगी। तो राइट हैंड रूल से टार्क की डायरेक्शन ऐसे बनेगी। स्क्रू रूल से आप देख लें, ऐसे अगर घूम रहा है तो ये ऊपर बनेगी ऐसी। तो इस तरह से ये ग्रेविटी के अगेंस्ट एक फोर्स पैदा हो रही है जो इसको बैलेंस कर देती है, इसको गिरने नहीं देती। अच्छा, तो दूसरी एग्जांपल्स हमने ली थी इस व्हील की। तो इसको अगर आप घुमाते हैं ऐसे, यानी ये ऐसे घूम रहा है, इसको आप इसको ऑब्जर्व करने के लिए इसको एक साइड को रस्सी से बांध कर घुमा कर देख सकते हैं। एयर के अंदर भी ये बैलेंस हो जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन आप अगर सरफेस ऑफ अर्थ के भी उसको लुढ़काते हैं तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि ये जब तक रोटेट करता है तब तक ये सीधा सीधा बैलेंस जा रहा होता है, इक्विलिब्रियम के अंदर जा रहा होता है। ठीक है, तो इसमें टार्क कैसे इन्वॉल्व है। अब अब ये अगर आगे की तरफ मूव कर रहा है ऐसे, तो राइट हैंड रूल से अगर टार्क निकालें तो टार्क इसके ऐसे ऐसे एक्ट कर रहा है, यानी टार्क यूं एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी इसको यूं खींचने की कोशिश कर रही है। तो ये बेसिकली इसको इस तरह से इसको बैलेंस करके रखा हुआ है इसने। अब यहाँ पे देखें, नॉर्मली जो हम
लोड नहीं उठा सकते, लेकिन टार्क की वजह से हम वो बड़ी आसानी से उठा लेते हैं। उसकी वजह ये है कि टार्क डिपेंड करता है इस डिस्टेंस के ऊपर, कि ये फलक्रम है, यहाँ पे एफर्ट। ये एग्जांपल जो है थोड़ी सी, बेसिकली ये लीवर जो है ना, ये वाला, इसमें गलती हो गई। इसको हमने फलक्रम को इधर शिफ्ट करना था। यहाँ पे ये फलक्रम है, यहाँ पे फलक्रम है, और यहाँ पे फोर्स है, ये फोर्स है। इसमें इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सेकंड, ये बेसिकली ये जो पिक्चर बनी हुई थी, ये थर्ड टाइप का लीवर था। हम तो फर्स्ट टाइप का लीवर डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन ये डायग्राम ये वाली पेस्ट हो गई। तो अब ये फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर जो है ये बन गया फलक्रम को दरमियान में रखने से। यानी ये फलक्रम है, दरमियान में आ गया, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर बन गया। तो हम बेसिकली इसकी फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर की एग्जांपल दे रहे थे। तो ये डिस्टेंस मैटर करता है, कि इस फलक्रम से लेकर इस फोर्स तक का डिस्टेंस, फोर्स आप जहाँ लगा रहे हैं, तो यानी सेम ही फोर्स आप लगा रहे हैं, यहाँ पे लगाएं तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ये वाला वेट लिफ्ट करने के लिए। इधर करें तो फोर्स, यानी कम फोर्स के साथ वेट लिफ्ट कर लेंगे। क्योंकि जो टार्क है, बेसिकली इसको टार्क उठा रहा है, तो टार्क किस पे डिपेंड करता है? वो मूवमेंट ऑफ आर्म पे डिपेंड करता है, और यहाँ मूवमेंट ऑफ आर्म ज़्यादा हो जाती है लीवर में, तो इसलिए टार्क ज़्यादा हो जाता है। तो टार्क इससे, इसको हम लोड उठा लेते हैं। सेम इसी के इसके साथ भी यही कहानी है, कि ये उसका एक्सेस है, और यहाँ हम फोर्स इस पेशेंट पे फोर्स लगा रहे होते हैं। तो ये जितना लेंथ, जितनी इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, इतना मोमेंट ऑफ आर्म ज़्यादा हो जाएगा, और टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और हम इतना इजीली टाइट या इजीली लूज कर सकते हैं। और जेरोस्कोप भी इसी तरीके से ग्रेविटी से आज़ाद हो जाती है, जिस तरह ये पहली दो एग्जांपल्स हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मूवमेंट ऑफ कपल के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।